बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आज बेंगलुरु के टाउन हॉल में हमारी मीटिंग है, जो ख़ास कर से MEP के जो कार्यकर्ता हैं वो लोग यहाँ पर शिरकत किए हुए हैं। बहुत आज खुशी हो रही है कि आप सबको यहाँ पर देखकर और सबकी बातें सुनकर और सबका सपोर्टिंग देखकर मुझे बहुत ही खुशी महसूस हुई। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी, ये पार्टी का नाम महिला एम्पावरमेंट पार्टी है, जिसका शॉर्ट नाम MEP है। और ये पार्टी का स्लोगन जो है जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी, सारी इंसानियत के लिए इस पार्टी में इंसाफ है। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत, चाहे वो बूढ़ी, चाहे वो बच्चा, यहाँ तक कि इस पार्टी में जानवरों के लिए भी इंसाफ की जाएगी। और ये पार्टी जस्टिस फॉर ह्यूमैनिटी स्लोगन लेकर उठी है ताकि हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर जो लोग इनजस्टिस हो रहे हैं उनको इंसाफ मिले। आज पॉलिटिकल पार्टीज के नाम से लोग घबराए हुए हैं, क्योंकि लोग सुनते सुनते आज थक चुके हैं कि इन्हों ये किया करते हैं, उन्हों वो किया करते हैं, इन्हों फलां किया करते हैं। जब पार्टी का इलेक्शन ख़त्म होता है तो फिर वो सारे वादे जो है हमसे दूर हो जाते हैं, ना वो वादों के करीब आया जाता है। मैं सारे यहाँ पर आए हुए मेरे ख़ास MEP के कार्यकर्ता को मुबारकबादी पेश करती हूँ, और जितने भी मंच पर बैठे हुए हैं उनको भी मैं मुबारकबादी पेश करती हूँ, क्योंकि पार्टी में सब ने हिस्सा लिया है। मुस्लिम ने, हिंदू ने, सिख ने, ईसाई ने, दलित ने और बहुत सारे लोगों ने पार्टी में हिस्सा लिया है। और मैंने पार्टी का जो सिस्टम बनाया है, उस सिस्टम के अंदर अगर एक छोटी सी बाड़ी भी बनती है तो उसके अंदर सब लोग भी रहेंगे। मैं इसको कंडीशन बना के दे रही हूँ कि एक पार्टी का प्रेसिडेंट अगर मुसलमान है तो वाइस प्रेसिडेंट हिंदू को रखिए, अगर जनरल सेक्रेटरी अगर मर्द है तो सेक्रेटरी औरत को रखिए। इसमें मर्द और औरत, हिंदू और मुसलमान, क्रिश्चियन और सिख और दलित सब मिलके रहेंगे, क्योंकि भारत के इंसान बनकर जिएंगे, भारत के लिए इंसाफ के लिए जिएंगे और इंसानों के लिए इंसाफ के लिए लड़ेंगे। हम सब मिलकर एक ग्रुप बनकर इंसाफ के लिए लड़ेंगे तो बहुत जल्द जो है हम इंसानों के लिए इंसाफ ला पाते हैं। तो इसलिए मैंने इस पार्टी को फॉर्म किया है कि ये पार्टी देश के अंदर जनरल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में, टोटल इंडिया में ये पार्टी कंटेस्ट करेगी। और ये पार्टी पहली बार कर्नाटक में इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है। और ये पार्टी खास कर से MEP लोगों के इंसाफ के लिए आई है। और ये पार्टी में सारे इंसानों के लिए इज्जत है, किसी की बेइज्जती इस पार्टी में नहीं होगी। मुझे लोगों के फ़ोन आ रहे थे, वो BJP का इंसान है, वो क्यों आया है तुम्हारे साथ? वो कांग्रेस का इंसान है, ये क्यों तुम्हारे साथ आया है? वो JDS का इंसान है, ये क्यों तुम्हारे साथ आया है? कुछ लोगों ने व्हाट्सएप पे कुछ क्रिएट करके फ़ोटोज़ भी तरह तरह के फैलाने भी लगे। तो जब वो भाई सब मेरे पास आए तो मैंने बताया कि मेरे भाई, मैं पार्टियों को तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं पार्टियों को जोड़ने के लिए आई हूँ। मैं लोगों को तोड़ने नहीं आई हूँ, मैं लोगों को जोड़ने के लिए आई हूँ। कांग्रेस का भी आदमी आता है, मैं उसकी इज्जत करूंगी। BJP का भी इंसान आता है, मैं उसकी इज्जत करूंगी। JDS का भी इंसान आता है, मैं उसकी इज्जत करूंगी। कोई भी पार्टी से हिंदुस्तान के अंदर मेरे पास आते हैं, मैं उनकी इज्जत करूंगी। जॉइन करना, जॉइन ना करना वो उनके इख्तियार में है, वो उनको अधिकार है। यहाँ से ही हमारे दुश्मनी के बुनियादें शुरू होते हैं। मेरे बहनों, मेरे भाइयों, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, इन दुश्मनी के बुनियादों को सबसे पहले तोड़ो कि पार्टियों के नाम पे मत झगड़ा करो, पार्टियों के नाम पे मत नफरतें फैलाया करो, पार्टियों के नाम से झगड़े मत फैलाया करो, क्योंकि एक झगड़ा फैलाना कई फसादों के लिए रास्ता निकालता है। एक झगड़ा फैलाना कई जान
जानलेवा साबित हो सकता है। तुम्हारा और मेरा पैदा करने वाला फरमाता है कि झगड़ा करना जमीन पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, खून खराबा करना जमीन पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लोगों, सबकी इज्जत करो, कोई भी हो तुम उसकी इज्जत करो। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही सिखाता है। अगर आपको कंटेस्ट करना है, पीस से कंटेस्ट करो। जो तुम्हारे वोट है वो कहीं भी नहीं जाएंगे, तुमको चाहने वाले ही तुमको वोट देंगे। आज क्या है, स्लोगन बना लिए ही, वोट तोड़ने आ गए, वोट फोड़ने आ गए, वोट खत्म करने आ गए, वोट निकालने के लिए आ गए। मैं ये कहती हूं सबसे कि वोट तोड़ना किसको कहते हैं? अगर वोट तुम्हारा है तो वो क्यों टूटेगा? क्यों तुम्हें तुम्हारी पार्टी पर इतना भरोसा नहीं है? अगर वोट तुम्हारा है तो वो वोट क्यों टूटेगा? क्या पार्टी पर इतना ज्यादा भरोसा नहीं है? ना मैं वोट तोड़ने आई हूं, ना मैं आपको तोड़ने आई हूं, ना मैं वोट लेने आई हूं। मैं इंसाफ करने के लिए आई हूं, मैं इंसाफ की आवाज लेकर आई हूं, मैं आप सबको इंसाफ दिलाने के लिए आई हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन किस पार्टी से है, मैं सबकी भी इज्जत करूंगी। हां, जो इंसान गलत करता है मैं उसकी गलती को दलील के साथ बयान करूंगी कि ये बात गलत है, ये काम गलत है, ये काम हमारे साथ ऐसा हुआ है, ये नाइंसाफी है। चाहे वो स्टेट सरकार क्यों ना हो, वो चाहे सेंट्रल की सरकार क्यों ना हो, वो कोई भी सरकार क्यों ना हो, मैं इंसाफ की बात करूंगी, मैं दलील के साथ बात करूंगी। तो मैं चाहती हूं कि हम मोहब्बत का पैगाम एमईपी के जरिए सारे हिंदुस्तान के नाम करें, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। यहाँ पर हम बटकर जी नहीं सकते, हम यहाँ पर मुंह फेर कर जी नहीं सकते, हम यहाँ पर नफरतों की नज़र से देखकर जी नहीं सकते। क्योंकि जब सुबह में उठेंगे, हम रास्ता चलने निकलेंगे, हमारे सामने हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, हमारे सामने कई जमातों के लोग आते हैं, तो हम सबको मुस्कुरा के बात करना चाहिए। यही अखलाक सिखाता है, यही भारत का संविधान सिखाता है। किसी को तोड़ना भारत का संविधान हमें नहीं सिखाया है। आज हमको चाहिए कि आज हम सब ये समझते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या होता है। पॉलिटिक्स में आना, पॉलिटिक्स में ज्वाइन करना, मगर पॉलिटिक्स में क्यों ज्वाइन करते हैं? क्या कारों में बैठने के लिए, क्या बंगलों में बैठने के लिए, क्या बड़े बड़े कंट्रियों को घूमने के लिए? पॉलिटिक्स में आते क्यों हैं? पॉलिटिक्स में आने का मतलब होता है, जैसा हम बचपन से भी देखे आते हैं कि जो भी लोग पॉलिटिकल में आते हैं वो सफेद लिबास पहन लेते हैं। समझ में आ रही है बात? जो भी लोग पॉलिटिकल में आते हैं, चाहे हिंदू, चाहे मुस्लिम, चाहे क्रिश्चियन, चाहे ईसाई, कोई भी कार्यकर्ता हो, वो सफेद लिबास पहन लेते हैं। सफेद लिबास पहनने का मतलब ये है कि हमारे पास कोई भी भेदभाव नहीं है, ना हमारे पास कोई कलर है, ना मच्चा है। हम बिल्कुल से बिल्कुल सादा दिल लेकर जो है तुम्हारी खिदमत करने के लिए आ रहे हैं, करके ये बताते हैं। हम पाकीज़ा हैं, हम ये बता रहे हैं। हम करप्शन से पाकीज़ा है, हम ये बता रहे हैं। हम रेवड़ीज़म से पाकीज़ा है, हम ये बता रहे हैं। हम लोगों के साथ मोहब्बत करेंगे, हम ये बता रहे हैं। हम पूरे देश की मोहब्बत करेंगे, हम लोगों को ये बता रहे हैं। मगर जब पीछे देखा जाए, बैकग्राउंड में देखा जाए, तो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, देखिए क्या क्या पॉलिटिक्स के अंडर में होता है। तो मैं चाहती हूँ कि हम एक अच्छा ग्रुप बने, हम सबको मोहब्बत सिखाएं। ये क्या मतलब है कि कांग्रेस से मिली हुई है, ये क्या मतलब है बीजेपी से मिली हुई है, ये क्या मतलब है फुलानी पार्टी से मिली हुई है। अगर कांग्रेस से मिलना होता तो कांग्रेस मुझे सेंट्रल मिनिस्टर बना देती, अगर बीजेपी से मिलना होता तो बीजेपी मुझे सेंट्रल मिनिस्टर बना देती। मुझे वो पार्टी लाकर तुम्हारे सामने इंसाफ की आवाज उठाने के लिए 24 घंटे मेहनत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं चाहती हूं हिंदुस्तान के घर घर में इंसाफ की आवाज पहुंचे और हिंदुस्तान के हर घर में ये आवाज पहुंचे कि पॉलिटिकल में हम क्यों आते हैं और हमारे हुकूक क्या हैं, हमारे राइट क्या हैं। और मैं ये चाहती हूं कि हमको पूरी दुनिया के अंदर एक वॉइस पहुंचाए कि हम जो है लोगों के लिए इंसाफ करने वाले बने। तो आज
वो इंसाफ हमसे बहुत ही दूर होती चली गई है। आज महिलाओं के लिए मैं सब लोग पूछते हैं आकर, बहुत सारे मेरे भाई आते हैं यहाँ पर, स्टेज पे भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठे हैं, और यहाँ पर भी बहनें भी बैठे हैं, भाई भी बैठे हैं, और मुझे साथ देने में भी भाई भी बैठे हैं, बहनें भी बैठे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि ये पार्टी तो महिलाओं की पार्टी है, हमारा क्या काम है। मेरे भाइयों, 70 साल से आप पार्टियां बनाते रहे, हमारी बहनें आपको वोट देते रहे, हमारी माएँ आपको वोट देते रहे, सब लोग आपको वोट देते रहे। कभी ये नहीं कहे कि मर्द ने पार्टी बनाई है। आज एक बहन ने पार्टी बनाई है तो ये महिलाओं की पार्टी है, मर्दों का क्या काम है। मेरे भाइयों, ये हर वो बाप की पार्टी है, वो हर भाई की पार्टी है, ये हर वो शौहर की पार्टी है जो अपनी बीवी को जो है एम्पावर में लाना चाहता है। ये सबकी भी पार्टी है मेरे भाइयों बहनों, इसमें सबको भी सीट मिलेगी, इसमें हमारे दलित भाइयों को भी सीट मिलेगी, इसमें मुसलमान भाइयों को भी सीट मिलेगी, इसमें हिंदू भाइयों को भी सीट मिलेगी। मेरी पार्टी में बीजेपी से भी आ सकते हैं, कांग्रेस से भी आ सकते हैं, जेडीएस से भी आ सकते हैं, हो सकता है वो मुझे चेक करने भी आते हो, मुझे नहीं मालूम, हो सकता है वो मेरा इन्वेस्टिगेशन भी करने आते हो, मुझे नहीं मालूम, मगर ये एक बात का यकीन है, जब वो आकर अंदर से मेरे इरादों को चेक करेंगे वो मेरे जरूर हो जाएंगे, वो एमईपी के जरूर हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखेंगे कि ना मेरे अंदर कोई बुरे ख्यालात थी, ना बाहर कोई बुरे ख्यालात थी। मैं स्टेज पे भी वही बात करती हूँ, कमरे में भी वही बात करती हूँ, मेरे दिल में भी वही बात है, क्योंकि मैं लिख कर लाती नहीं हूँ तुम्हारे सामने। जी, बाद में तकरीर के बाद कुछ भी जो है आप इंशाअल्लाह क्वेश्चन जो है कर सकते हैं अल्लाह के फजलो करम से। जी, और मैं आज तो क्वेश्चन आंसर का भी मौका दूंगी, क्योंकि ये टाउन हॉल का ये है। मैं भाई से यही गुजारिश करूंगी कि मैं जो है कि मेरे दिल में जो बात है वही बात बताऊंगी। हमारे बहुत सारे जो भाइयाँ थे और यहाँ पर जो यहाँ पर बहुत सारे जो भाई थे उन्होंने भी पूछा है कि काफ़ी लोगों ने भी सवाल किया है कि एक बार मेरे पास काफ़ी हमारे लोगों की कम्युनिटी की एक जमात आके बैठी और उन्होंने कहा कि मैडम आपका मैनिफेस्टो बहुत अच्छा है, आपका इरादा भी बहुत अच्छा है और आपकी बात भी बहुत अच्छी है और हमको पसंद भी है, मगर हम एक बात से जो है थोड़ा सोच रहे हैं कि औरत के क़ियादत में हम कैसे आए। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि औरत के क़ियादत में हम कैसे आए। मैं सुन गई, हैरान हो गई इस बात को सुनकर। मैं थोड़ी देर के बाद मैंने हमारे उन भाइयों को मैंने जवाब दिया कि आज जिस औरत की क़ियादत आप कहते हो, अल्लाह ताला पैदा करने के वक्त ही तुम्हारे माँ के पेट में तुमको औरत के क़ियादत में देता है। क्या सच है झूठ है? तुम्हारी माँ तुम्हें 9 माह दूध पिलाकर पालती है, क्या सच है झूठ है? सच। और तुम्हारी माँ तुमको बड़ा करती है, तुम्हारी माँ तुमको स्कूल को भेजती है। यहाँ जितने भी मर्दे आए हैं सबको मालूम है तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए सब कुछ करती है। तो मेरे भाइयों मुझे ये बताओ, हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो फिर ये कौन है? ये कौन है? आज खाली सियासत में काम करने के लिए कहते हो क़ियादत, तो एक माँ यस कहेगी तो तू जन्नती है, एक माँ नो कहेगी तो तू जहन्नुमी है। तो फिर इससे बड़ा फतवा, इससे बड़ा ग्रेड एक औरत का क्या हो सकता है? तुमको पेटों में पालने वाली, तुमको दूध पिलाने वाली, तुमको पैदा करने वाली, तुमको परवरिश करने वाली, आज तुम एक औरत को बेइज्जती से बात करते हो कि एक औरत है, एक औरत की तले हम कैसे काम करेंगे। ये गलत बात है, ये गलत सोच है। सोचों को बदलने की जरूरत है। अल्लाह ने औरत को अलग नहीं पैदा किया, मर्द को अलग नहीं पैदा किया। चाहे मैं अल्लाह कहूं, आप ईश्वर कहें, आप देवुडू कहें, हम तेलुगु में देवुडू कहें, आप कुछ भी कहें, मगर सबको पैदा करने वाला एक है जो ऊपर है, आसमानों के ऊपर, सबको। आप इससे कोई नाराज नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमारा ब्लड काटेंगे, हमारे ब्लड को मिक्स करके देखेंगे तो सबका ब्लड मैच हो जाता है। हॉस्पिटल में ब्लड चढ़ाने जाते हो तो सिर्फ ब्लड का ए पॉजिटिव बी पॉजिटिव होता है, हिंदू मुस्लिम ब्लड नहीं होता है। कभी बाटल पे लिखे जाते हैं, बिल्कुल नहीं होता है। आंख निकालते हैं, आंख डालते हैं तो आंख ये नहीं पूछती कि किससे निकाल के लाए हो, मुझे तो कनेक्ट नहीं होगी, क्यों कि सबको कनेक्ट होती है। तो इसका मतलब हम सबको पैदा करने वाला आसमान पर है। तो हमारा पैदा करने वाला यही दोनों को पैदा किया, दोनों को राइट्स दिया, दोनों भी काम कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों के जहनों में ऐसी बातें आते हैं। तो आप सोचिए कि जिसके माँ के
कदमों के नीचे जिसकी जन्नत है, जिसकी माँ अगर ये एक बार कह दी मैं तुझसे नाराज हूं तो वो जहन्नुमी है, तो सोचो कि कितना बड़ा दर्जा और मर्तबा औरत का रखा गया है। तो जुबान नहीं खोल सके, उसका जवाब नहीं मिल सका। क्यों? कि औरत की क़ियादत, औरत जिसके दायरे में रहकर, जिसके कंट्रोल में रहकर हर काम कर सकती है, वो औरत के अंदर काम करने की सलाहियत है। अगर औरत काम करना शुरू कर ले तो 10,000 मर्दें भी उतना काम नहीं कर सकते, एक औरत कर सकती है। घर को सजाने वाली औरत होती है, घर को बनाने वाली औरत होती है। एक औरत झगड़ालू मिल जाए वो घर बर्बाद हो जाता है, एक औरत हसीन मिल जाए, अच्छी मोहब्बत करने वाली मिल जाए, वो घर आबाद हो जाता है। तो घर को आबाद करने वाली औरत, घर को बर्बाद करने वाली औरत और देश को भी आबाद करने वाली औरत हो सकती है, और देश को आबाद करने वाली, देश को ताकत दिलाने वाली भी औरत हो सकती है। तो इसलिए मैं चाहती हूं कि हमको चाहिए कि सारे के सारे मिलकर हम सब के सब जो है एक काम करने लगे, कि खास कर से एक काम करें कि हम भारत के अंदर इंसाफ दिलाने के लिए हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, तो ज़रूर से ज़रूर बहुत जल्द जो है हम हिंदुस्तान के अंदर सही हुकूमत ला सकते हैं। ऐसी हुकूमत जो चाइना का दौरा ना करे, ऐसी हुकूमत ना सऊदी का दौरा करे, ना दुबई का दौरा करे, ऐसी हुकूमत के दुनिया पूरा दौरा कर रही है, मगर यहाँ गरीबों का क्या हो रहा है, झोपड़पट्टियों में क्या हो रहा है, यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में क्या हो रहा है, यहाँ के स्कूल्स में भारत के क्या हो रहा है, इस पर कोई दौरे नहीं है। मेरी बहनों, हम वो कार्यकर्ता बने, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरे तकरीबन मुझे मालूम है 60% हमारे पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं आप सबको एक ही बात बताना चाहती हूँ, हम वो दौरे करने वाले कार्यकर्ता नहीं बनेंगे, हम वो कार्यकर्ता बनेंगे हर गरीब के घर में तकलीफ है तो हम जाकर देखें, हर गरीब को मुश्किल है तो हम उठकर जाकर काम करें। नेशनल प्रेसिडेंट भी जाएं, एमएलए भी जाएं, एमपी भी जाएं, सब लोग भी सबसे मुलाकात करें और सबसे मुलाकात करके जाएं। आज ये जो व्हाट्सएप पे घूमना, ये सब हमको डरा नहीं सकता कि इनसे मिली है, उनसे मिली है। मैं भारत के हर इंसान से मिली हूं, मैं भारत के हर इंसान से मिली हूं। हो सकता है वो बीजेपी का पार्टी वाला हो, मगर वो एक हिंदुस्तानी है मेरे नजर में। उसके पास एक वोटर आईडी कार्ड है, वो हिंदुस्तानी होने का उससे मेरा एक नाता है। हो सकता है वो कांग्रेस का है, मगर वो एक हिंदुस्तानी है, वो एक इंसान है। और सारे लोग किसी भी पार्टी में खराब नहीं हो सकते, किसी भी पार्टी में सारे लोग अच्छे नहीं हो सकते। ये बात इंसानियत को सिखाना है हमको। जो काम अच्छा करे वो काम अच्छा है, जो काम बुरा करे उस काम को आप खुलकर बोलो कि ये काम बुरा है। मगर मेरी बहनों, हमको जो है ये नफरतों की आग जो फैलाते हैं, ये सिर्फ इलेक्शन के लिए, वोट के लिए नफरतों की आग फैलाते हैं। ये स्लोगन आपको किसने सिखाया है, वोट का तोड़ना? जबकि ये भारत है। अगर आपको इतनी ही फिक्र है वोट टूट जाएंगे, वोट टूट जाएंगे, वोट टूट जाएंगे, तो आप खामोश रह जाइए ना। आपको जब इतनी ही फिक्र है कि वोट टूट जाएंगे, एमईपी के आने से वोट टूट जाएंगे, तो फिर आप बताओ, आपका इतना बड़ा दिल है तो खामोश रह जाओ, वोट नहीं टूटेंगे, हमको आ जाने दो। तो वोट तोड़ने का सबक हमको क्यों सिखाते हो? तुम भी सीख लो, तुम भी सीख सकते हो, तुम भी खामोश रह जाओ। क्यों? कि मैं ये बात भी नहीं कह सकती, जमहूरियत में सबको अधिकार है, सबको राइट है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें सारे लोग कंटेस्ट कर सकते हैं, सारे लोग एमएलए बन सकते हैं, सारे लोग को एमपी बनने का हक है, सारे लोगों को प्राइम मिनिस्टर बनने का हक है। तो फिर आप 1 2 3 छापे मारकर बैठ गए हो कि आप भी वो लोग, तुम भी सीख लिए हो ये बात। सब लोग मेरे सामने आकर बोलते हैं, आपा तुम वोट तोड़ने आए, कहते मुझे बहुत अंदर से हंसी आती है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत हंसी आती है। वोट किसके तोड़ेंगे? अरे जिस पार्टी पर लोगों को भरोसा है वो कभी किसी और पार्टी को कैसे वोट देगा? मैं मेरे वोट लेने आई हूं, मैं मेरे वोट मांगने आई हूं, मैं मेरा हक मांगने आई हूं, मैं मेरे लोगों के लिए इंसाफ बनाने के लिए आई हूं, मैं मेरे भारत को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूं, मैं मेरे भारत के लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूं। मैं किसी का वोट तोड़ने में नहीं आई हूं।
तो खासकर से ऐसे जो बातें होते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये वोट तोड़ना और बांटना, ये वोट तोड़ने की बातें हमको सिखा दिए गए हैं, हमको पाठम पढ़ा दिया गया है। एक स्कूल की कहानी की तरह सारे लोग कहते हैं वोट तोड़ने आ गए, वोट तोड़ने आ गए। वोट किसी का भी नहीं टूटता है, वो वोट तोड़ ही नहीं सकता। एक बंदा हाफ वोट डाल सकता है क्या? नहीं, एक ही वोट दे सकता है। वो जिसको चाहता है वो उसको दे सकता है। तो इसीलिए मुझे ये भी कहा गया कि ये पार्टी बीजेपी बनाकर भेज दी गई इनको। नहीं मेरी बहनों, मेरी पार्टी के जो पेपर्स थे मेरे पास, तो ये पार्टी 2014 तीसरे महीने में ये पार्टी नेशनल पार्टी रजिस्टर हुई। कब रजिस्टर हुई? 2014 में रजिस्टर हुई। 2015, 16, 17, 18 4 साल कंप्लीट हुए जबकि बीजेपी की कोई हुकूमत नहीं आई थी। उस वक्त में ये पार्टी बनी। मगर ये पार्टी का प्रोसेस 2012 से स्टार्ट हुआ। ये पार्टी का सबमिशन करना, ये पार्टी के लिए लोगों को जमाना, ये पार्टी के लिए काम करना। आज लोकसभा के मुझे बोलते हैं क्या मैडम आपकी पार्टी का कहीं भी जो है बड़ा बड़ा बैनर तो नहीं दिखा? क्योंकि मैं ये बताना भी चाहती हूँ, ये सर्टिफिकेट में हमारा डेट भी है कि 2014 तीसरे महीने में हमारी ये पार्टी जो है नेशनल पार्टी रजिस्टर हो चुकी है। और इसको जो है इलेक्शन सिंबल जो डायमंड है, हीरा, और इंशाल्लाह ये सिंबल जो है दिसंबर 7 को यहाँ कर्नाटक के इलेक्शन कमीशन को आया हुआ ये एक लेटर है जो कि डायमंड के तौर पर 224 कॉन्स्टिट्यूंसी पर एमईपी कंटेस्ट करेगी करके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू स्टेट कमीशन को जो है ये लेटर आया हुआ है। तो इसका मतलब ये कोई पार्टी नहीं भेजी है, ये पार्टी वोन पार्टी है। ये पार्टी अपने ताकत पर, भारत के ताकत पर, भारत के लोगों के ताकत पर ये पार्टी खड़ी है। आज इस पार्टी के, ये पार्टी बिल्कुल आपके सामने तो नहीं आई है, मगर ये पार्टी के कार्यकर्ता 20 साल से हिंदुस्तान में मौजूद हैं। कभी भी इलेक्शन को लाने का सोचा नहीं था, कभी भी पॉलिटिक्स में आने का ख्वाब भी नहीं देखा था, मगर हालात ऐसे हमारे सामने आते गए, हालात ऐसे हमारे सामने गुजरते गए, ऐसे गुजरते गए, ऐसे गुजरते गए। ये नाइंसाफियों को देखकर दिल रहा नहीं गया, दिल बर्दाश्त नहीं किया गया कि लोगों की नाइंसाफी, लोगों के पैसों को लूट लेना, लोगों को नाहक से सताना, लोगों के पैसों को खा जाना, गरीबी वहाँ का वहाँ गरीबी पड़ी हुई है, अमीरी वहाँ का वहाँ अमीर होते जा रहे हैं। आज 2018 का बजट जो सेंट्रल में रिलीज किया गया, अगर मैं बजट के ऊपर मैं एक बार तकरीर करूँगी, मेरी तैयारी उसके ऊपर होना और भी ज़रूरी है, क्योंकि मैं जो भी बात करूँगी दलील के साथ करूँगी, बगैर दलील की बातें मैं नहीं करती हूँ। तो जो बजट जो आया उसमें सिर्फ मालदारों के तरफ इशारा है, मालदार को मालदार बनाने का इशारा है, कहीं भी गरीब को मालदार बनाने का इशारा किसी भी तरफ उस बजट के अंदर नहीं है। ये सारे नाइंसाफियां आज कहते हैं कि कुछ भी जरूरत पड़ जाए तो पेटीएम करो। जब पेटीएम करते हैं तो पेटीएम 4% हमारे पैसे काट लेता है, 3% हमारे पैसे काट लेता है। ये गरीब 100 रुपयों की चीज खरीदना है तो 3 रुपये उसके पेटीएम में चले जाते हैं। कैसे कैसे कानून बनाए गए, कैसे कैसे कानून बनाकर लोगों को जो है तकलीफें पहुंचा गए। ये पार्टी अगर स्टेट में आ जाएगी, इंशाअल्लाह मैं कहती हूं कि स्टेट को मैं सुंदर और जन्नत का नमूना बना के छोड़ूंगी ताकि कोई गरीबी तुम देख ना सको। अगर ये पार्टी सेंट्रल में आ जाएगी, अगर ये पार्टी सेंट्रल में आ जाएगी तो मैं अल्लाह की कसम इंशाअल्लाह मैं कहती हूँ कि इनकम टैक्स 35% की जगह मैं 10% करके बताऊंगी और उससे भी भारत को स्वर्ग बना के दिखाऊंगी। और ये पार्टी आएगी तो जीएसटी को मैं खत्म कर दूंगी और मैं कहूंगी कि ईयरली 1 टाइम वैट 0.50% भरो। जब भी अगर इंसाफ के साथ तुम देश को चलाओगे तो देश बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर ये पार्टी सेंट्रल में आ जाएगी, कोई गरीब को टैक्सी के लिए इंटरेस्ट का लोन लेना नहीं पड़ेगा, कोई गरीब को ऑटो के लिए इंटरेस्ट का लोन लेना नहीं पड़ेगा, कोई किसान को इंटरेस्ट का लोन लेके सुसाइड करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि कर्नाटक के अंदर 2017 में 3500 हमारे फार्मर ने सुसाइड किया है।
जिनका सिर्फ 20,000 का खर्चा, जिनका 30,000 का खर्चा, जिनका 40,000 का, लाख का, 1.5 लाख का खर्चा था, और वो भी फसल के लिए वो दवाइयाँ खरीदे थे, वो भी ना पे करके उन्होंने अपने जानों को दे दी। इंशाअल्लाह एमईपी अगर आ गई स्टेट में तो हर किसान के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा, हर टैक्सी वाले के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन रहेगा, हर बच्चे के लिए किसी को स्कूल की फीस भरने की जरूरत नहीं रहेगी, उनके स्कूल के फीस प्राइवेट स्कूल के भी गवर्नमेंट पे करेगी। ये ख्वाब लेकर मैं आप सबके सामने आई हूं। और कुछ दिनों के बाद भारत के अंदर ना कोई झोपड़पट्टी रहेगी, ना क्लॉथ हाउस रहेगा, ना कोई गरीब पानी के टपकते हुए घर में ना सोएगा। ठंडी के लिए रोज में 100 लोग मर रहे हैं, 400 लोग मर रहे हैं। भारत की सरकार एक एक खर्च किचन का जो बजट में बताई है, 1 महीने के किचन का खर्च जो है 12 करोड़, 14 करोड़, 15 करोड़। एक कंट्री को फिरने का खर्च 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़। यहां गरीब कंबल के बिना मर रहे हैं। हमें बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं चाहिए, हमको दूसरे कंट्री को नहीं बल्कि अपने भारत को डेवलप करना है। तो मेरे भाइयों और मेरे बहनों, मैं यही कहना चाहूंगी कि हमको चाहिए आप सब मिल जाएंगे तो ये ख्वाब बहुत जल्द पूरा होगा। आप सब मुझे साथ देंगे, आप सब खड़े हो जाएंगे। बहुत जल्द जो है भारत को हम बहुत, भारत के अंदर हम एक रोशनी ला सकते हैं। हर गरीब मुस्कुरा कर जी सके, हर गरीब जो है कर्जे से आज़ाद हो सके। बल्कि 16 लाख करोड़, 20 लाख करोड़ लेके बाहर मुल्कों को लोग भाग जाते हैं, उनको कोई नहीं पकड़ता। किसान 50,000 कर्जा ले लिया, उसके घर पे रोज छापा मारते हैं कि वो 50,000 जल्दी से पे करो। तो हमको चाहिए कि उसी के लिए अभी एफडीआई भी ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं? ताकि तुम्हारे जो पैसे होंगे बैंक में वो मांगने का अधिकार तुमसे छीन लिया जाए। क्योंकि पैसे अगर बैंक में रहेंगे तो तुम 1 लाख से 10 लाख रहेंगे तो 1 लाख से ज्यादा का डिमांड तुम नहीं कर सकते। ऐसे चीजें लाकर फिर मालदार बन जाएंगे, गरीब ही बनते रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि गरीबों का साथ दें, आप चाहते हैं कि इंसाफ का साथ दें, आप चाहते हैं कि भारत से जो है कम्युनल को मिटाएं, आप चाहते हैं भारत को पीस बनाना है, आप चाहते हैं भारत का हर बंदा भाई बनकर मुस्कुराता हुआ गले मिलकर जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप एमईपी का साथ दें। जब वक्त आएगा साथ देने का तो डायमंड को, हीरे को तुम याद रखें। इसके साथ साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ और मैं सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई मैं आप सब तमाम भाइयों का और बहनों का मैं शुक्र अदा करती हूँ। और ख़ासकर से हमारे यहाँ पार्टी के जो कार्यकर्ता बहुत सारे आए हुए हैं, तो मैं उनको एक इस बात का ध्यान देना चाहती हूँ, जो भी असेंबली इलेक्शन के लिए हमें एप्लीकेशन फॉर्म दिए हुए हैं और एप्लीकेशन फॉर्म लेने का आखिरी डेट एमईपी के पास फरवरी जो है 15 है, उसके अंदर में जो है टोटल सारे के सारे सबमिट करें। उसके बाद जो है हमारे जो कैंडिडेट 224 कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन के लिए इंशाअल्लाह खड़ेंगे। उम्मीद है, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, आप सबके तरफ से मुझे उम्मीद है कि मिनिमम से मिनिमम 150 सीट, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना भी आए मैं लाने की कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह। शुक्रिया मेरी हिम्मत अफजाई करने के लिए, और मैं इसके साथ अपनी बात को ख़त्म करती हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटका। क्योंकि मुझे दूसरी भी एक मीटिंग है तो टाइम मेरा करीब हो रहा है, तो इसलिए मैं बहुत जल्द निकलना चाहूँगी और आप सबकी साथदारी की मैं उम्मीद रखूँगी। बिला तफरीक हम एक भारतीय बनकर इंशाअल्लाह काम करेंगे। आज मैंने अपने मीटिंग में यही जवाब दिया कि लोग कहते थे, कोई बोलते थे कि बीजेपी से आए, कोई बोलते थे कांग्रेस से आए। मैं ये कहती हूँ, मैं इंसानों की इंसाफ करने के लिए आई हूँ, मैं सबकी भी इंसाफ करूँगी और मैं सबके साथ में मिलती हूँ। मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैं सबकी भी इज्जत करूँगी। हिंदू, मुसलमान की, क्रिश्चियन की, सिख की, ईसाई की, सारे पार्टियों की। हाँ, जहाँ पर जो लोग गलत करेंगे सीधा जवाब दूंगी दलील के साथ और प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ जवाब दूंगी। और उसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं है। भारत का
इस भारत की इकोनॉमी को दूर करना और इस भारत के अंदर जो भी चीजें गरीबों तक नहीं पहुंचते हैं सरकार की तरफ से, उसके लिए फाइट करना, उनकी इंसाफ उनको दिलाना और गरीबों को मालदार बनाना, गरीबों की जिंदगी को, उनके बच्चों के स्कूलों को